नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। आज हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। आज 10 का दस्तावेज में बात करेंगे हर बड़ी खबर की। एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। रामपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दे। वोटर लिस्ट से आजम खां का नाम हटाया गया है। आजम खां से वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया है। निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत ये कार्रवाई की गई है। 5 दिसंबर को वोट नहीं डाल पाएंगे अब आजम खां। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन आजम खां का नाम वोटर लिस्ट से हटा लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रामपुर में उपचुनाव होने हैं और उससे पहले वोटर लिस्ट से आजम खां का नाम हटा लिया गया है। आजम खां से वोट देने का अधिकार छिना है। निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत ये कार्रवाई की है। और उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। उबैदुर, सबसे पहले इस एक्ट के बारे में बताएं जिसके तहत ये वोटिंग का अधिकार छिना है आजम खां की। देखिए अनु, मैं आपको बता दूं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने कल एक शिकायत की थी निर्वाचन अधिकारी को। शिकायत में कहा गया था कि जिस किसी व्यक्ति को सजा हो जाए अदालत से, तो उसे वोट देने का अधिकार भी इस धारा के तहत नहीं रहता है। तो इस धारा का हवाला देते हुए उन्होंने जो है निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की थी और आज निर्वाचन अधिकारी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और लेते हुए ये आदेश पारित किया है कि अगले 6 साल तक के लिए आजम खान को वोट देने का अधिकार नहीं है और इसलिए इनका वोटर लिस्ट से आजम खान का नाम हटा दिया जाए। तो आजम खान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले 27 अक्टूबर को उनको जो स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट है उसने सजा सुनाई थी 3 साल की आचार संहिता उल्लंघन और हेट स्पीच के मामले में। तो उसी को आधार मानते हुए, उसी को आधार बनाते हुए जो भाजपा के नेता हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने शिकायत की थी कि ऐसे व्यक्ति को जो अदालत में दोषी करार दिया जा चुका है उसको वोट देने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। आकाश सक्सेना की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने आज इस आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत जो है आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आदेश दे दिया है। अब इससे ये साफ हो चुका है कि 5 दिसंबर को जो वोटिंग होगी उपचुनाव में रामपुर में, आजम खान उसमें वोट भी नहीं डाल पाएंगे। तो ये आजम खान और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। उबैदुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक वोट कम हो चुका है, क्योंकि आजम खान से वोटिंग का राइट ले लिया गया है। 5 दिसंबर को जो वोट पड़ेंगे उसमें आजम खान वोट नहीं दे पाएंगे। बढ़ेंगे आगे, खबर पीलीभीत से, जहां हेमराज वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। पूर्व राज्य मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। 19 नवंबर को हेमराज वर्मा को कोर्ट में पेश होने के आदेश हैं। 21 अक्टूबर 2018 को हेमराज वर्मा समेत 26 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ था, जहां सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। और अब इस मामले में एक्शन, जहां पूर्व राज्य मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मैनपुरी में जीत पक्की करने के लिए आज अखिलेश और डिंपल यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर मैनपुरी उपचुनाव में नेताजी और परिवार के बड़ों के साथ जनता का आशीर्वाद मिलने की बात कही। तो वहीं शिवपाल यादव ने भी ट्वीट करके लिखा कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। आज सफाई में अखिलेश यादव और डिंपल यादव चाचा शिवपाल यादव के घर पर पहुंचे। इस मुलाकात में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी मौजूद थे, जिसमें करीब 1 घंटे तक अखिलेश और डिंपल यादव ने शिवपाल से चुनाव की तैयारी पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत पक्की करने के निर्देश दे दिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से मुलाकात की तस्वीर शेयर की और लिखा, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ में। और इसी तस्वीर को शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को हम भी सींचेंगे अपने खून पसीने से।
यानी सैफई में हुई इस मुलाकात के बाद एक बार फिर चाचा भतीजों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती दिखने लगी है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी है, जहां भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में इटावा विधायक सरिता भदौरिया ने जनसंपर्क किया और मीडिया से मुखातिब होते हुए जहां सपा पर हमला भी बोला। कहा कि नेताजी के निधन के बाद सैफई परिवार में मैनपुरी में इस परिवार ने डेरा डाला हुआ है, इन्हें अब हार का डर सता रहा है। देखिए, भाजपा बिल्कुल नहीं घबरा गई है और भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है और पूरी जिम्मेदारी और दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। घबरा तो समाजवादी पार्टी गई है। पहली बार राजनीतिक इतिहास में समाजवादी पार्टी के नेता और उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है उत्तर प्रदेश की धरती पर, और मैनपुरी और इटावा में तो कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा कि वो आते थे और हवाई मीटिंगें करके और लोगों को गुमराह करके चले जाते थे। इस बार पहली बार उन्हें अपनी हैसियत समझ में आ रही है मैनपुरी लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह जी के जाने के बाद कि उनकी हैसियत अब क्या है। और उधर गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात पर तंज कसा है। उन्होंने अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात को यहां दुर्भी संधि बताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब कोई राजा बहुत लोकप्रिय हो जाता है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भी संधियां हो जाती हैं। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले ये कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभ संधियां हुआ करेंगी। यह चाचा भतीजे की ऐसे ही दुरभ संधि है। 2017 के से अगर किसी देश के राजनीतिज्ञ ने खोया है तो उनका नाम शिवपाल यादव है। तो अब क्या है, मुझे कोई और नहीं, तुझे कोई छोड़ नहीं, इस बात पर है। अब विरासत नहीं करेंगी सियासत के फैसले, अब उड़ाने तय करेंगी, आसमान कितना होगा। उधर अयोध्या पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने भी तीनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों ही सीटों के साथ हम 2024 में भी जीतेंगे। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने अखिलेश शिवपाल पर भी कटाक्ष किया। हम तो उनको अलग मानते ही नहीं थे। जब उन्हीं के सिंबल से शिवपाल जी चुनाव लड़ते, अलग अलग मानते रहे। हम तो सपा और बसपा एक हो गई, फिर भी 2019 में हम लोग जीते हैं। 2000 अभी देखो आपने, आजमगढ़ जीते हैं, रामपुर जीते हैं। तो हम लोग तो चुनाव हमेशा निषाद पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग नीतियों पर अपना काम करते हैं, सिद्धांतों पर। हम लोग सेवा के हिसाब से, हम लोग राजनीति को पैसा नहीं, सेवा के भाव से और सेवा के हिसाब से जनता की सेवा कर रहे हैं। इसलिए जनता हम देती है और जिताती है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य साबरीबाग दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जीत के लिए दुआ मांगी। इस दौरान रघुराज शाक्य ने सजदा नशी बंटू आलम से मुलाकात भी की और इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकार वर्सेस उमेश कुमार शर्मा मामले में नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दिया है। राजद्रोह का केस नहीं चलाना चाहती है अब सरकार, ये कहा गया है। उमेश का साथ देने से भाजपा में अंदरूनी कलह तेज होने के आसार। उमेश कुमार और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत में मतभेद है। त्रिवेंद्र के सीएम रहते उमेश के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने राजद्रोह की एफआईआर को निरस्त किया था। इससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सरकार वर्सेस उमेश कुमार शर्मा मामले में ये नया मोड़। और ज्यादा जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के अजीत सिंह राठी जी देंगे। अजीत जी, समझाएं थोड़ा ये मामला क्या था और किस तरह से ये मोड़ आया है। अनु, देखिए, ये मामला थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी, क्योंकि विधिक मामले जो होते हैं थोड़ा सा जटिल होते हैं। और फिर आज की स्थिति में एकदम से अगर कुछ कहने को बनता है तो यही बनता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर उत्तराखंड में एक इनफाइटिंग चल रही है, तो इस सरकार के इस फैसले के बाद उस अंदरूनी लड़ाई जो है तो वो और तेज होने जा रही है। अब मैं इस पूरे मामले को समझाता हूं कि जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो उन्होंने एक पत्रकार थे उमेश शर्मा, जो आज विधायक बन चुके हैं, उनके खिलाफ एक मामला
राजद्रोह का दर्ज कराया था। तो फिर जब वो राजद्रोह के मामले को क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने उस मामले को क्वेश तो कर दिया, लेकिन साथ ही जो वहाँ दलीलें उमेश कुमार ने दी कि झारखंड के जब प्रभारी थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो तब वहाँ से कुछ लोगों को दायित्व दिलवाने के एवज में परिजनों के या परिचितों के खाते में कुछ पैसे वहाँ से किसी के आए थे, कोई चौहान थे। तो ये आरोप एक वहाँ पर हाईकोर्ट में लगाया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने राजद्रोह की जो एफआईआर थी उमेश कुमार के खिलाफ, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दर्ज कराई थी, जेल भेजा था, वो तो क्वेश कर दी, लेकिन जस्टिस मैठानी ने ये आदेश दिया कि ये पूरा मामला बहुत संवेदनशील है और इसको सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इसी दौरान चूंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजद्रोह के मुकदमे को कंटिन्यू कराने के लिए उमेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, एसएलपी में, पूरी गवर्नमेंट एसएलपी में चली गई। और वहां पर चूंकि जो एक सीबीआई जांच के आदेश भी पैरेलल जज साहब ने किए थे, न्यायालय ने किए थे, तो दोनों मामले इंटरलिंक है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक एफआईआर का मसला है और एक जज साहब की सीबीआई जांच के आदेश देने का मसला है। तो जब एसएलपी में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां पर वो चीजें स्टे हो गई, और तो सीबीआई जांच का आदेश भी वहां ऑटोमेटिकली स्टे हो गया। इसी बीच सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए और पुष्कर सिंह धामी ने उस एसएलपी को वापस लेने का निर्णय लिया जो उमेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी। यानी मतलब इसको आप ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जो राजद्रोह का मुकदमा उमेश कुमार के खिलाफ था, जो हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया था, उसके हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसको कंटिन्यू करने के लिए अब धामी सरकार उस एसएलपी को वापस ले रही है, ताकि वो मतलब अब सरकार का कहने का मंतव्य ये है कि उमेश कुमार के खिलाफ अब उनको कोई मुकदमा नहीं चलाना है, राजद्रोह का मुकदमा नहीं करना है। तो ऐसा होने से चूंकि उमेश कुमार त्रिवेंद्र सिंह रावत के घोर शत्रु रहे हैं, राजनीतिक शत्रु भी रहे हैं, वैसे भी शत्रु रहे हैं, दोनों आपस में दोनों में बड़ी अदावत है। तो ऐसे में ये फील आ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने जो फैसला लिया है वो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है भाजपा का वो और बढ़ाएगा, और अपने ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जो व्यक्ति सामने से लड़ रहा था, सरकार ने उसकी मदद की अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बजाय। अब चूंकि वो सीबीआई का मसला भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अगर एसएलपी वापस हो गई है, ये सारे मामले विधिक तौर पर इंटरलिंक है, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी वो जो सीबीआई जांच का जो आदेश है तो वो अब स्टैंड करेगा कि नहीं एसएलपी वापस लेने के बाद, ये एक विधिक राय लेने के बाद सामने आएगा। लेकिन कुल मिलाकर उमेश कुमार को राहत मिल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल अजीत जी, शुक्रिया इस पूरे मामले को इस तरह समझाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बसपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती स्टार प्रचारक बनी है। आकाश आनंद समेत 40 लोग स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए प्रचार चल रहा है और अब बसपा ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती स्टार प्रचारक है। इनके साथ ही आकाश आनंद समेत 40 लोग स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। ये सूची है बसपा की स्टार प्रचारकों की। बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में होने वाले तीनों उपचुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 लोगों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। दूसरे नंबर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है। इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, भूपेन्द्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, धर्मपाल सिंह सैनी, संजीव बालियान, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, साध्वी निरंजन ज्योति, सुरेश खन्ना के नाम शामिल हैं। उपचुनाव में नामांकन हो जाने के बाद अब भाजपा एक्शन मोड में आ गई है और मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के सबसे ताकतवर गढ़ में एक रहे मैनपुरी और रामपुर में भाजपा ने सेंधमारी मारने की योजना तैयार कर ली है। साथ ही खतौली के रण में भी पतंग की तैयारी पूरी है। देखिए, पहले उपचुनाव हुआ तब भी कमल यहाँ खिला था। आज उपचुनाव होने जा रहा है तो फिर कमल खिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सब मिलकर है ना आकाश सक्सेना जी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहाँ से कमल खिलाने जा रहे हैं। इन तीनों सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट आएगा। बात करेंगे खतौली उपचुनाव की, जिसे लेकर बिसात बिक चुकी है और एक बार फिर से दंगों का जिक्र होने लगा है। कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां ने न सिर्फ नामांकन दाखिल किया बल्कि भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। इसी खतौली उपचुनाव में
जो गौरव की मां है उन्होंने चुनावी ताल ठोक दी है और वो मैदान में उतर आई हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, यही हम उनकी मां से जान लेते हैं। सुरेशवती जी से आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको चुनाव में उतरना पड़ा। और सब हर जगह इस बात की चर्चा चल रही है कि जो कवाल कांड में मारे गए थे गौरव, उनकी मां ने चुनावी ताल ठोक दी, चुनाव मैदान में आ गई। चुनाव में ऐसा है, हमारे बच्चों को कोई इंसाफ नहीं मिला, उस वजह से हम चुनाव में आए। सुविधा कही थी, उन्होंने कुछ सुविधा नहीं दी, इस वजह से हम चुनाव में आए। अच्छा, किसी ने कहा तो नहीं कि आप चुनाव लड़ लीजिए, खुद ही मन में आया? खुद ही मन में आया, जब कोई हमारे पास आता नहीं, कुछ नहीं, तो बस खुद ही मन में आ गया। गौरव के पिता हैं रविंद्र जी, उनसे बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, बीजेपी हमेशा हर मंच से जब भी चुनाव की बात होती है मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र ज़रूर करती है, और जब भी उसकी बात होती है तो कवाल की बात आती है, और कवाल की जब बात आती है तो गौरव और सचिन का जिक्र ज़रूर होता है। आप गौरव के पिता हैं, ऐसा क्या वजह रही कि आपको चुनाव में लड़ना पड़ा? देखिए, ऐसा है जी, जो यह घटना हुई उस समय 2013 में 27 अगस्त को, उस घटना के बाद एक दूसरी तरफ से भी उसी दंगे, उसी झगड़े में एक्सपायर हो गया था, 2 बच्चे मारे हो गए थे। दोनों तरफ से FIR होगी, हमारे पर झूठी FIR हुई, परिवार का वहाँ और बाकी कोई आदमी मौजूद नहीं था। राजनाथ सिंह आए थे, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वे हमें कह गए थे घबराइए ना, सब भाजपा सरकार थारी साथ खड़ी, जो भी तुम्हारे मुकदमे हैं सब हम लड़ेंगे। न तो हम आज तक कोई वकील की फीस मिली हो, कोई वकील हमें मुहैया करा यहाँ से हाई कोर्ट तक। हम अपनी भी लड़ाई लड़ रहे, दूसरी भी लड़ाई लड़ रहे। हम पर जो मुकदमे थे हम कोर्ट थे वो हो गए, तलब हो गए, हम जेल भी गए, हम पर मुकदमे चल रहे 302 के, हमारा नाश हो गया, हम पर मुकदमे चल रहे। और अब बात करेंगे कानपुर की। कानपुर के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज आमने सामने आ गए हैं। कानपुर के बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल 18 नवंबर को होने वाली दिशा की बैठक पर कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी और अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने सवाल खड़े किए और नियमों का उल्लंघन बताया। साथ ही बैठक को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की बात कही। अब सभी के पत्र सामने आने के बाद कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कानपुर महानगर के सर्वांगीण विकास को लेकर बुलाई गई बैठक को लेकर कानपुर के सांसद और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना आमने सामने आ गए हैं। सत्यदेव पचौरी ने मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर को एक पत्र लिखा है और इससे पहले एक पत्र लिखा गया था जिसमें सतीश महाना ने पत्र लिखते हुए, उनके सलाहकार ने पत्र लिखते हुए ये मांग की थी कि 18 नवंबर को कानपुर महानगर के सर्वांगीण विकास के लिए दिशा की बैठक आहूत की जाए। इसके बाद पत्राचार हुआ और उसके बाद सत्यदेव पचौरी जो कानपुर के सांसद हैं उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की हैसियत से इस बैठक को सतीश महाना नहीं बुला सकते हैं। दरअसल एक पत्र दिशा की जो बैठक होती है उसमें कानपुर, जिसमें शहर के सर्वांगीण विकास को लेकर सभी जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी बैठते हैं, लेकिन इसको जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और महाराजपुर विधानसभा से विधायक सतीश महाना ने 18 नवंबर को बुलाने की निर्देश दिए तो उसके बाद से बखेड़ा खड़ा हो गया है कि दोनों ही इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ना तो देवेंद्र सिंह भोले जो अकबरपुर से सांसद हैं वो कुछ बोल रहे हैं और ना ही कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार हैं। इस बाबत पत्र सामने आया है और पत्र के बाद सियासी चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। कानपुर के विकास को लेकर के होने वाली, सर्वांगीण विकास को लेकर होने वाली इस बैठक पर चर्चा किए जाने की अब आगे क्या होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सांसद और विधानसभा अध्यक्ष आमने सामने इस बात को लेकर जरूर हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, उदिति गंगा। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।